अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम आवाज़ में मैं हूँ आपका मेज़बान आसिफ थे। वो नाजरीन, आज हमारा जो मौजू है वो है तालीम के हवाले से हम बात करेंगे। दूसरा, जामिया कराची में जो 16,500 तलबा हैं उनको ना ही एडमिट कार्ड दिए जा रहे हैं, ना ही उनको इम्तिहान में बैठने की इजाज़त दी जा रही है। वजह क्या है कि जब कोविड-19 शुरू हुआ था तब से उनकी इनरोलमेंट हुई थी तलबा की, और वो जो तलबा हैं अभी तक ड्यूज़ क्लियर नहीं कर सके। अभी तकरीबन 2 अरब से ज़्यादा जो बन रहा है ड्यूज़, वो उन तलबा पे बन रहा है, वाजपात बन रहे हैं। तो असल मसला क्या है, यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया उसमें कितनी इन्वॉल्व है, और जो ड्यूज़ हैं तकरीबन 2 अरब से ज़्यादा ड्यूज़ हैं, उसके हवाले से हम बातचीत करेंगे प्रोग्राम आबाद सिंध में। और उसके हवाले से ये भी चीज़ एक सामने आई है कि जो कुछ दिन पहले मतलब एक इंकशाफ हुआ है, मीटिंग हुई है कि कराची यूनिवर्सिटी के जो तलबा हैं उनको एडमिट कार्ड इशू नहीं किए जा रहे, ना ही उनको इम्तिहानात में बैठने की इजाज़त दी जा रही है। वो जो बिल बन रहा है, ड्यूज़ बन रहे हैं, वो तकरीबन 2.5 अरब से ऊपर है। अब उसको बेल आउट कौन करवाएगा? सिंध हुकूमत करवाएगी या कराची यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया कराएगी? कौन है उसका ज़िम्मेदार है, कौन रिस्पॉन्सिबल है? उसी हवाले से हम बात करेंगे। डॉक्टर फ़तेह मोहम्मद बुरफज़ जो साबका वाइस चांसलर सिंध यूनिवर्सिटी है और कराची यूनिवर्सिटी के डीन ऑफ सोशल साइंसेज भी रह चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, ये जो मसला शुरू हुआ है तलबा के हवाले से कराची यूनिवर्सिटी में, जामिया कराची में, जो तकरीबन 16,500 जो तलबा हैं उनके साथ ये इशू हो रहा है, इशू को फेस कर रहे हैं कि उनके ड्यूज़ क्लियर नहीं है। वो जो फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था ड्यूरिंग कोविड-19 के दौरान, तो उसमें तभी से 2020 से 2024 तक उन्होंने ड्यूज़ क्लियर नहीं किए। ज़ाहिर है, एक तो महंगाई है और फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से तलबा की हालत ऐसी है कि वो उन्होंने ड्यूज़ क्लियर नहीं कर सके। अभी जो वाजपात बनती हैं तो वो तकरीबन बनती है 2.5 अरब से ऊपर। अब इस मामले को आप कैसे देखेंगे, किस एंगल से देखेंगे, ये कैसे हल हो सकता है? की वजाहत जरूर कीजिएगा कि कुछ तलबा जो है वो मॉर्निंग के होते हैं कराची यूनिवर्सिटी में तकरीबन मॉर्निंग के हवाले से और इवनिंग के हवाले से सही करें आप बिल्कुल, के कुछ जो मॉर्निंग शिफ्ट के हैं और जो इवनिंग शिफ्ट के हैं, उसी हवाले से देखा जाए तो कुछ जो इवनिंग शिफ्ट के तलबा हैं उन्होंने कुछ ड्यूज़ क्लियर कर दिए हैं, लेकिन बाकी जो 8,000 से ऊपर तलबा है उन्होंने अभी तक ड्यूज़ क्लियर नहीं किए। अब इसमें बुनियादी चीज़ ये है कि इवनिंग प्रोग्राम पे पहले बात कर लें। कराची यूनिवर्सिटी का जो इवनिंग प्रोग्राम है कंपेरेटिवली ये जो है सेल्फ फाइनेंस का चीपेस्ट प्रोग्राम है। अगर आप फीसों पे नज़र डालें तो जो निजी यूनिवर्सिटीज़ है, जिसमें आप बेहर यूनिवर्सिटी को शामिल कर लीजिए, आप नमल को शामिल कीजिए, आप IBM को शामिल कीजिए, आप जेबिस को शामिल कीजिए, आप इकरा को, इस तरह से मैं इन सब में कहीं ना कहीं विजिटिंग में प्रोफेसर जाता रहा हूँ। तो कराची यूनिवर्सिटी की फीसें जो इवनिंग की हैं वो भी इंतहाई कम है। इवनिंग का प्रोग्राम सेल्फ फाइनेंस होता है, इसमें स्टूडेंट को खुद अपनी फीसें जमा करनी है। यूनिवर्सिटी के पास ऐसा कोई सोर्स नहीं है और ना हुकूमत इस सिलसिले में, न फेडरल हुकूमत कोई मदद करती है, न सूबाई हुकूमत मदद करती है। तो ये बहुत वाज़ेह तौर पे है कि जो इवनिंग के तालिब इल्म हैं जब वो दाखिला लेते हैं उनको पता होता है कि ये सेल्फ फाइनेंस प्रोग्राम है। मॉर्निंग के प्रोग्राम के लिए एक बात जरूर बताऊं कि यकीनन इसमें अब ये अफसोस की बात है कि ज्यादातर जो तलबा हैं, चाहे वो कराची से ताल्लुक हो, चाहे बलूचिस्तान से हो, सिंध से हो या पाकिस्तान के किसी इलाके से हो, ज्यादातर जो गरीबों के बच्चे हैं वो इन यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल करने आते हैं। अब मॉर्निंग का जैसे आपने बताया कोविड के बाद यूनिवर्सिटी के हालात भी, लेकिन मॉर्निंग में एक बात बता दूं कि तालिब इल्म को पता नहीं है और न यूनिवर्सिटी इनको रहनुमाई करती है। मैं आपको 3-4 प्रोग्राम बताता हूं कि फेडरल गवर्नमेंट के भी इसमें फाइनेंशियल सपोर्ट के प्रोग्राम मौजूद है। जामिया कराची में, क्योंकि मेरा अब कोई ऐसा वास्ता नहीं है, मैं यहाँ प्रोफेसर और चेयरमैन रहा हूँ, डीन भी मैं कराची यूनिवर्सिटी में नहीं रहा, मैं किसी और यूनिवर्सिटी में डीन सोशल साइंस था ग्रीनिच में, आजकल मैं वाइस चांसलर हूँ एक मेट्रोपॉलिटन प्राइवेट यूनिवर्सिटी में। तो ये वजाहत कर दूं, मैं कराची यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर और चेयरमैन रहा सोशियोलॉजी और क्रिमिनोलॉजी का। तालिब इल्मों को असातिज़ा का काम है कि उनको सही रहनुमाई करे। मॉर्निंग वालों की बात कर रहा हूँ। बैतुल माल का इसमें प्रोजेक्ट मौजूद है, ज़कात फाउंडेशन का प्रोग्राम मौजूद है, इसके अलावा बहुत सी स्कीम है जो फुल फ्रीशिप देती है। उसका एक टाइम होता है फॉर्म जमा करने का। बदकिस्मती है कि कराची यूनिवर्सिटी के जो मुतल्लिका इदारे हैं वो भी बच्चों की रहनुमाई नहीं करते और बच्चे भी वक्त पे जो है वो इन चीज़ों को, जो शार्प बच्चे होते हैं, थोड़े ज़हीन बच्चे होते हैं, जिनके कनेक्शन होते हैं, वो बच्चे अपनी फीसें जो है वो स्कॉलरशिप शक्ल में उनको मिल जाती हैं। इसके अलावा भी बहुत सी, जैसे
कंपनीज हैं, जैसे कराची तो आपको पता है इंडस्ट्रियल सिटी है, यहाँ मुख्तलिफ जैसे मिशुबेशी है या इस तरह से बहुत वेल नोन सुजुकी है, ये मोटर्स कंपनीज जो है ये भी बच्चों को स्कॉलरशिप देती हैं। हजारों स्कॉलरशिप मौजूद हैं कराची में खास तौर पे, लेकिन बच्चे उससे मुस्तफीद नहीं होते। उसमें पहली कोताही यकीनन यूनिवर्सिटी लेवल के बच्चों की है कि उनको पता होना चाहिए कि रिसोर्सेज कहाँ हैं। दूसरी सबसे बड़ी कोताही इंतजामिया की है कि बच्चों की रहनुमाई होनी चाहिए। तीसरी यकीनन हर शोबे में एक स्टूडेंट एडवाइजर मौजूद होता है, किसी भी शोबे का स्टूडेंट एडवाइजर होता है, उसका बुनियादी काम है कि बच्चों की रहनुमाई करे। अब ये चीजें ऐसी हैं कि कराची यूनिवर्सिटी गरीबों के यकीनन इतना यूनिवर्सिटी आपको पता है पेंशन का लोड होता है, तनख्वाहों का लोड होता है, चाहे वो जामिया सिंध हो, चाहे वो जामिया बलूचिस्तान हो, चाहे वो जामिया कराची हो, जामिया पेशावर हो, वो अपने असातिज़ा और स्टाफ को ओवर स्टाफिंग है, बहुत ज्यादा जो है वो लोगों को मुलाजमत है। हुकूमत के प्रेशर पे जिन्होंने रजिस्ट किया उनको प्रॉब्लम हुई, तो अब मौजूदा हुकूमत भी इसमें कोशिश करती है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को यूनिवर्सिटीज में नौकरियां दें। आप बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी का हाल देख लें, कराची यूनिवर्सिटी का देखें, तो उसका ओवर प्रेशर की वजह से यूनिवर्सिटी इस काबिल नहीं होती कि अपने रिटायर 10 तारीख से पहले पेंशन नहीं मिलती, लोगों को तनख्वाहें नहीं मिलती जो यूनिवर्सिटी में काम कर रहे हैं। वो यूनिवर्सिटी जो अपने मुलाजिम को तनख्वाह न दे सके, वो 2-2.5 अरब का बोझ कैसे बर्दाश्त करेगी? ये यकीनन यूनिवर्सिटी को जवाल की हद तक ले गया। तालीमी इनताद तो अपनी जगह है, क्वालिटी का सत्यानाश हो गया है, असातिज़ा परेशान है कि इनको तनख्वाह मिलेगी या नहीं मिलेगी। इवनिंग में जो असातिज़ा पढ़ाते हैं 3-3, 4-4 सालों के उनको बिल नहीं मिलते, वो एक्स्ट्रा टाइम देके 3-3, 4-4 घंटे की क्लासें लेते हैं। मुझे जाती तौर पे पता है कि कराची यूनिवर्सिटी अपनी इवनिंग के असातिज़ा को भी तनख्वाह, हालांकि वो सेल्फ फाइनेंस है, जिससे यूनिवर्सिटी अच्छा खासा पैसा कमाती है और बच्चों को यकीनन कंसेक्शन देना यूनिवर्सिटी का बुनियादी काम है। लेकिन मैं आपको जनरली बता दूं कि इसमें बहुत से ऐसी चीजें हैं जिस पे बात करनी चाहिए। आपने एक इम्पोर्टेंट मौजू पे बात की है, इसके अलावा कोई सवाल है तो जरूर। सर ये दूसरा सवाल ये है कि देखें, काफ़ी हमने बात की इस मसले के हवाले से कराची यूनिवर्सिटी के कुछ सीनियर फैकल्टी मेंबर से, तो उनका कहना था कि बिला जवाज़ उन्होंने फ़ीसें बढ़ाई है इंतज़ामिया ने। एक तो ये वजह है, और दूसरा महंगाई तो आप देख रहे हैं कि रिसेशन के दौर से गुजरे 4 सालों से, कोविड से, यूनिवर्सिटी भी आपने जैसे कहा कि वो भी इसी फेज़ से गुजरी और तलबा भी इसी फेज़ से गुजरे। और आप कह रहे हैं कि तलबा को बहुत सारे फंड्स वगैरह स्कॉलरशिप प्रोग्राम दिए जाते हैं, लेकिन ये जो मसला अचानक सामने आया है, तकरीबन 16,500 तलबा हैं, उनमें से इवनिंग शिफ्ट वालों ने तो ठीक है, आधे से ज़्यादा जो हैं तकरीबन वो ड्यूज़ क्लियर हो गए हैं, लेकिन अभी तक वो आधे स्टूडेंट इतने हैं, तकरीबन 40% ड्यूज़ क्लियर हुए हैं, बाकी जो ड्यूज़ क्लियर नहीं हुए, अब ये जो बेल आउट है ये कौन करवाएगा? बाकी जो स्टूडेंट है उसका कैसे होगा ये मसला? बहुत क्लियर है कि तालिब इल्मों को चाहे वो अपने रिसोर्स, देखिए मैं आपको बताऊं, इसमें तालिब इल्म अपने रिसोर्सेज इस्तेमाल कर सकते हैं। कराची में फिलंथेरापिस्ट मौजूद हैं, मुख्तलिफ तंजीमें मौजूद हैं, मुख्तलिफ ट्रस्ट मौजूद हैं। यकीनन यूनिवर्सिटी को इवनिंग के लिए, तो मुझे जहाँ तक, मैं खुद वाइस चांसलर रहा हूँ, तो इवनिंग में बेल आउट होना स्टूडेंट का खुद जिम्मेदारी है, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी से दाखिला लिया है। मॉर्निंग जो आपने फीसों की भी बात कीजिए, तो अगर मुझे इस वक्त टेबल सामने नहीं है, लेकिन आप एक नजर देख लीजिए, आपको हैरत होगी कि ये बड़ी इंतहाई अहम बात आपको बता रहा हूँ कि कराची में जो स्कूल है वो महंगे हैं। आप 2 साल में 2 फीसें देते हैं जिसको सेमेस्टर फी की जाती है। सुबह में जो है वो ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम फीस जो है वो 30,000 रुपए 6 मंथ की होती है, इससे ज्यादा नहीं है। ज्यादा क्रिमिनोलॉजी है, फार्मेसी है, कुछ कंप्यूटर साइंस है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, कुछ शोबे ऐसे हैं जिनको महंगा शोबा कहा जा सकता है। आम शोबे जो है, सोशियोलॉजी है, इस्लामियात है, या इवन साइंस के भी शोबे हैं, उनकी फीसें इतनी ज्यादा नहीं है कंपेरेटिवली। यकीनन इसमें बाद अचानक इजाफा कर देते हैं, जैसे सिंध यूनिवर्सिटी में डिग्री की फीस का इजाफा किया गया या इनरोलमेंट का इजाफा किया गया, वो तालिब इल्मों के साथ ज्यादती है। यकीनन फेडरल गवर्नमेंट को, HEC को और इनको बच्चों की उस पर तवज्जो जरूर देनी चाहिए। लेकिन सर एक बात बिल्कुल कि यूनिवर्सिटीज जो सरकारी यूनिवर्सिटीज हैं उनका हाल है कि अच्छी तालीम देते हैं, अच्छे असातिज़ा मौजूद हैं, लेकिन फी स्ट्रक्चर में यही बच्चे जब प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, आप एक कंपेरेटिव ले लीजिए, आप एक क्लिक कीजिए, आपको पता चल जाएगा। आज भी चाहे बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी से लेके पेशावर यूनिवर्सिटी तक, ये मैं आज अगर प्रोफेसर बनाऊं तो इस जामिया की वजह से बनाऊं। मेरे माँ बाप के पास इतनी सख्त नहीं थे कि हम 7 भाइयों को तालीम दिलाते हैं। यकीन कीजिए आज भी सरकारी यूनिवर्सिटी आखिरी उम्मीद है। हुकूमत को यकीनन बच्चों की मदद करनी चाहिए।
लेकिन मैं एक और बात बता दूं कि यूनिवर्सिटी के जो बच्चे हैं, मैं आपको अपने तजुर्बा बताता हूं। आप देखें जो नॉर्दर्न इराक, गिलगित से, हुंजा से बच्चे आते हैं, इवनिंग में, अगर मॉर्निंग में पढ़ते हैं जी तो जी। इवनिंग में पार्ट टाइम करते हैं, अगर ये इवनिंग में पढ़ते हैं तो मॉर्निंग में पार्ट टाइम करते हैं। नौजवान बच्चे होते हैं जो 18, 19, 20 साल के हैं। इन बच्चों को ट्रेनिंग की जरूरत है। कराची में रोजगार के बहुत से मौके हैं, लेकिन मैं एक और इजाफी बात आपको बता दूं कि सिंध के देही इलाके या बलूचिस्तान से जो बच्चे आते हैं, आई एम सॉरी टू शेयर विद यू, कॉटन ड्रेस पहन के आम काम करना नहीं चाहते। यही बच्चे नॉर्दर्न एरियाज के, आपको अगर आप इवनिंग में हसन स्कार से लेके किसी भी शॉप पे चले जाएं, आपको जामिया कराची के तालिब इल्म मुख्तलिफ जॉब करते हुए दिखाई देंगे। बच्चों को ट्रेनिंग देनी है कि अपने पाँव पे खड़ा होना है। यही बच्चे जब अमेरिका जाते हैं, यूके जाते हैं, मेरे अपने बच्चे जाते हैं, आप यकीन कीजिए वो पार्ट टाइम जॉब करते हैं। तो यूनिवर्सिटी बिल्कुल के सर, बच्चे जो है वो बिल्कुल छोटे आपकी बच्चे नहीं बात से होते, मुत्तफिक हूँ, लेकिन सर इनको ये की जरूरत है। तलबा को मतलब उनके मसाइल को मतलब ज़ेर बहस हमने लाया है कि उनको इन मसाइल से कैसे निकाला जाए। एक तो ये मसला है, दूसरा ये कि जॉब इंडस्ट्रीज़ में देख रहे हैं आपके जॉब इश्यूज़ कितने और जॉब क्राइसिस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। दूसरा ये कि यूनिवर्सिटी की तरफ से मतलब कुछ ऐसे मतलब स्टेप्स लेने चाहिए थे कि बच्चों को फैसिलिटेट करते, लेकिन यूनिवर्सिटी ने उनको यही साफ कह दिया है कि मतलब उनको एडमिट कार्ड नहीं दिए जाएंगे, पेपर में नहीं बैठने दिया जाएगा, और ये अचानक सामने आया है मसला। और दूसरा कि ये सारा मसला जब यहाँ कराची यूनिवर्सिटी में हुआ, जामिया कराची में हुआ, तो सिंध में किसी और यूनिवर्सिटी में ये मसला क्यों सामने नहीं आया? नहीं, सब में है, उनके आपके सामने नहीं आया। सिंध यूनिवर्सिटी का भी यही हाल है। लेकिन देखें, ये तालिब इल्म जो 19 से अगर फीसें नहीं दे रहे, तो ये अचानक तो नहीं हुआ। एक बच्चे ने जब फर्स्ट ईयर में दाखिला लिया, अब वो फाइनल में पहुंचा है। ये बहुत बड़ी बात है। मुझे तो हैरत है कि यूनिवर्सिटी ने कैसे उनको इजाजत दे दी कि वो 2 साल 3 साल की फीसें दिए बगैर अपने फाइनल ईयर तक पहुंच गए ना, अगर जिनको 5 साल हुआ है तो। कोविड आपका जो है वो आया है 20 में, 2020 के बाद भी 4 साल गुजर गए। अब सवाल अचानक तो पैदा नहीं हुआ। यकीनन जब फीसें बच्चे नहीं दे रहे थे, तो यकीनन उनके बिहार पे भी आपको बात करनी चाहिए कि यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म एक जिम्मेदार तालिब इल्म होना चाहिए। उसे, ये मैं अपने बच्चों को ट्रेन कर रहा हूँ, वो भी मेरे बच्चे हैं और मैंने हजारों बच्चों को ट्रेन किया है। उस हवाले से जिनको हमने ट्रेन किया, उनको यकीनन फीस के लिए किसी को मिन्नत नहीं करनी पड़ती। ये बच्चे जो हैं, इनको ये सिखाना होगा। यूनिवर्सिटी का रोल अपनी जगह पे है, वो यूनिवर्सिटी तबाह है, लीडरशिप का फुकदान है, यूनिवर्सिटी को तालिब इल्म से कोई दिलचस्पी नहीं है। वो आपकी तमाम बातें मैं कबूल करता हूँ कि सिंध हो, बलूचिस्तान हो, जो सरकारी यूनिवर्सिटीज है, अब बदकिस्मती से मैं उसमें जो लीडरशिप बैठी है, वो क्योंकि यूनिवर्सिटी में अहम रोल जो है वो तालिब इल्म ही है। यूनिवर्सिटी किसके लिए काम करती है? तालिब इल्म के लिए। तो तालिब इल्म जो है वो फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए, वो पहला स्टेक होल्डर है जो तालिब इल्म है। लेकिन उस यूनिवर्सिटी का रोल अपनी जगह पे, लेकिन तालिब इल्मों पे भी बात करनी चाहिए कि भाई 4 साल से आप इसको अचानक कह रहे हैं, लेकिन अगर 3 साल से कोई बच्चा फीस नहीं दे रहा था, तो ये अचानक तो नहीं हुआ ना। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर फ़तेह मोहम्मद बुरफत साहब, आपने हमें बहुत काफ़ी चीज़ें बताई कि ये जो मसला हुआ है ये अचानक नहीं हुआ, गुज़श्ता 4 सालों से ये मसला चल रहा था, लेकिन यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ने इस मसले को अचानक सामने लाई है। और तलबा के हवाले से हम बात करेंगे। ज़ाहिर है किसी भी मुआशरे में, किसी भी समाज में हम सबसे ज़्यादा जो अहमियत देते हैं और वो जो काबिल अहलियत तबका होता है वो तलबा होते हैं। और ज़ाहिर है तलबा एक ऐसे मतलब हमारे सोसाइटी के वो ऐसा एलिमेंट है जिसके हवाले से हम बात नहीं करेंगे तो ये बिल्कुल नाइंसाफ़ी होगी तलबा के साथ। और हज़ारों तलबा ऐसे हैं जो अभी तक फ़ीस ड्यूज़ क्लियर नहीं कर सकते, उस हवाले से हम बात कर रहे थे डॉक्टर फ़तेह मोहम्मद बुरफत साहब से, जो साबका वाइस चांसलर सिंध यूनिवर्सिटी थे। अभी नाज़रीन, अब यहाँ पे हम लेंगे मुख्तसर सा ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन, हम प्रोग्राम आबा सिंध में बात कर रहे थे जामिया कराची के हवाले से कि वहाँ पे जो तुलमा को पेश मसाइल हैं उनके हवाले से कैसे मसले हल किए जाएं। अभी 16,500 तकरीबन जो तलबा है उनको ना एडमिट कार्ड जारी किए जा रहे हैं और ना ही उनको इम्तिहान में बैठने के लिए
कह रहे हैं। तो अभी मसला यहाँ पे मतलब देखें कैसे हल करते हैं, इंतज़ामिया कैसे हल करती है। हमारे पास जो है और कोई इसका हल नहीं है, या तो बेल आउट करे, कौन करेगा बेल आउट इस मसले का। तलबा को तकरीबन इवनिंग शिफ्ट के जो तलबा थे उन्होंने तो कुछ ड्यूज़ क्लियर कर दिए हैं, तकरीबन 40% जो है 40% जो है ड्यूज़ क्लियर हो गए, लेकिन अभी तक 2 अरब से ज़्यादा जो है ड्यूज़ वो अभी तक बाकी हैं। इस हवाले से हम बात करेंगे कराची यूनिवर्सिटी के सिंडिकेट के मेंबर हैं डॉक्टर रियाज से। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर रियाज साहब। वालेकुम सलाम। डॉक्टर रियाज साहब, देखें ये मसला तो बिल्कुल आपके सामने है और आप सिंडिकेट के मेंबर भी हैं, तो इस हवाले से हम बात करेंगे कि ये जो तलबा का मसला है जामिया कराची का, ये अचानक सामने आया और 2000 से 2020 तक जो इनरोलमेंट है कोविड-19 के हवाले से देखेंगे तो एक फाइनेंशियल क्राइसिस ने भी जन्म लिया। उसके बाद ठीक है सब मुतासर हुए, तलबा भी मुतासर हुए, सोसाइटी का समाज का हर तबका मुतासर हुआ, यूनिवर्सिटीज़ भी इंतज़ाम मुतासर हुई। तो अभी ये जो है तकरीबन आधा इशू तो हल हो गया है बकौल यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया के कि ये हमने मतलब 40% ड्यूज़ क्लियर हो गए हैं, लेकिन अभी तक ये मसला चल रहा है। तो आप इस हवाले से क्या बात करेंगे? देखिए, बात असल में ये है, इसको देखने की ज़रूरत है कि यूनिवर्सिटियों को प्राइवेट तरीके से चलाने की कोशिश कामयाब हो रही है या नाकाम हो रही है। अब कराची यूनिवर्सिटी में इस वक्त ये 2 अरब रुपए का खसारा बता रहे हैं। जी कितने? तो उस हवाले 2 अरब रुपए आपने बताया ना कि 2 अरब रुपए 2 का अरब से ज़्यादा जो ड्यूज़ बन रहे हैं। बिल्कुल ड्यूज़ है ना। जी तो जी। ये 2 अरब रुपए अचानक हो गए या 2 अरब रुपए कुछ सालों में हुए, ये भी तो देखने वाली बात है। ठीक है। तो मैं आपको बताऊं, कराची यूनिवर्सिटी में आज से तकरीबन 5 साल पहले हमारी यूनिवर्सिटी का बजट था 5 अरब रुपए का और फीस से आते थे 1.5 अरब रुपए। अब हमारी यूनिवर्सिटी का बजट है 10 अरब रुपए का और फीस से आते हैं 5 अरब रुपए, आने हैं 5 अरब रुपए, लेकिन ये 5 अरब रुपए आ नहीं पा रहे। इम्पोर्टेंट बात ये 5 अरब रुपए आ नहीं पा रहे। पिछले साल जो है वो फीस से कलेक्शन हुआ, टारगेट था 4 अरब रुपए का, फीस से कलेक्शन हुआ जो है वो तकरीबन 3.25 अरब रुपए का। उससे पिछले साल टारगेट था 3 अरब रुपए का, फीस से कलेक्शन हुआ 2.25 अरब रुपए का। तो बहुत ऑब्वियस सी बात है कि यूनिवर्सिटी की इंतजामिया फीसों में हर साल यानी 30% तो वैसे ही पिछले साल इजाफा कर चुकी थी, इस साल भी 10% कर दिया, हर साल 10% इजाफा कर देती। तो नतीजा ये है कि ये फीस जो है, जो कि बमुश्किल तमाम आज से 5 साल पहले 15,000 रुपये हुआ करती थी, अब ये 40,000, 50,000 और 2 लाख तक पहुंच गई। और जाहिर है इसी तरीके से जो यूनिवर्सिटी में जो पॉपुलेशन आती है, दाखिले लेती है, वो लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, उनमें से बहुत सारे फीस ही की वजह से ड्रॉप आउट हो रहे हैं और यही वजह है कि नॉन पेमेंट फीस की बढ़ती चली जा रही है। तो देखने वाली बात यह है कि क्या ये मसला फीस कलेक्शन के अमल को सजाएं देकर और स्टूडेंट को इम्तहान ना देकर ये मसला हल हो सकता है? तो ये मसला हल नहीं हो सकेगा, क्योंकि उसकी वजह यह है कि यूनिवर्सिटी में आने वाली जो लोअर मिडिल क्लास है उसके बस में नहीं इतनी फीसें देगा। और यही वजह है कि इस साल इवनिंग प्रोग्राम में आप देखें 9 डिपार्टमेंट जो कि पिछले 15 साल, 20 साल, 25 साल से इवनिंग प्रोग्राम जहाँ चल रहे थे वहाँ दाखिले ही नहीं हुए। 20 लोगों ने भी अप्लाई नहीं किया सही, और वो बंद हो गए। इसमें ऐसे भी डिपार्टमेंट हैं जो कि देखा जाए तो बड़े मार्केट ओरिएंटेड हैं। मतलब मेरा अपना डिपार्टमेंट अप्लाइड केमिस्ट्री, अप्लाइड फिजिक्स, इसी तरह से 7, 8, 9 डिपार्टमेंट्स हैं। और उसकी वजह क्या है? फीसों में तो इजाफा है ही, लेकिन यूनिवर्सिटी जो लोग पढ़ा रहे हैं उनको पैसे भी नहीं दे रही सही, और उनको और पेमेंट्स भी नहीं हो रही। हमारी परमानेंट फैकल्टी सिर्फ 580 है और जो विजिटिंग फैकल्टी है वो तकरीबन 1200 के करीब है। ये जो 1200 लोग हैं इनको 6 महीने बाद, साल भर बाद जो है 2 साल बाद पेमेंट की जाती है। और आप हैरान रह जाएंगे, इस दौर में 21वीं सदी में पाकिस्तान में एक लेक्चर विजिटिंग को जो पेमेंट मिलती है वो 480 रुपए है। एक लेक्चर देने के 480 रुपए उस आदमी को मिलते हैं साल भर बाद। तो ये एक बहुत बड़ा क्राइसिस है। फीस में तो सिर्फ आपको एक बहुत छोटी चीज सामने आ रही, वो भी स्टूडेंट्स ने पिछले अक्टूबर में जो इतनी बड़ी एहतजाज किया, हड़ताल करी, सारे ग्रुप्स ने मिलकर एहतजाज किया, यूनिवर्सिटी को बंद किया। 28 साल बाद यूनिवर्सिटी बंद हुई स्टूडेंट्स के एहतजाज, इतना ज्यादा फीसों में इजाफा कर दिया गया। बिल्कुल सही कह रहे हैं। 28 साल बाद ये जो यूनिवर्सिटी बंद हुई और फीसों में इजाफा मज़ीद किया गया, जैसे आपने बताया कि लास्ट ईयर जो था वो 30% इजाफा किया गया। और देखें ये जो परमानेंट फैकल्टी मेंबर्स हैं 580 हैं और जो आपने बताया कि 1200 विजिटिंग फैकल्टी मेंबर है। अब ये सारे मसले आपके सामने हैं। दूसरा तो हम देखेंगे कराची यूनिवर्सिटी में बहुत सारे मसाइल हैं, सिर्फ ये फ़ीसों का नहीं है,
मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला है, ट्रांसपोर्ट इशू है, लाइब्रेरी इशू है, लेबॉर्ट्रीज़ का इशू है, बहुत सारे इशू है। तो ये जो इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि इसमें जो लोअर मिडिल क्लास आता है, ज़ाहिर है वो मुख्तलिफ जगहों से आता है, काफ़ी स्टूडेंट होते हैं, तलबा बलूचिस्तान से आते हैं, इंटीरियर सिंध से आते हैं। तो अब ज़ाहिर है क्वालिटी एजुकेशन की हम बात करेंगे तो वो तो कराची में ही है, बाकी सिंध के इदारों में देख रहे हैं आप, आपके सामने स्टेटिक्स होंगी कि क्या हालात हैं। तो अब इसको बेहतर कैसे किया जाएगा, इस मामले को कैसे हल किया जाएगा, मैं इससे मतलब हवाले से ही पूछ रहा हूँ कि बेल आउट कौन देगा इस यूनिवर्सिटी के हवाले से, इसको कैसे मजीद बेहतर किया जा सकता है? एक बड़ी सादा सी बात है, एक बुनियादी कॉन्सेप्ट है जो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज और अशराफिया ने अपनाया हुआ है कि आला तालीम जो है वो सिर्फ पैसे से हासिल की जा सकती है। आप लॉ की डिग्री देख लें, 5 साल की है। आप मेडिसिन की डिग्री देख लें, 20 लाख रुपए फीस ले रहे हैं। डाओ जैसी सरकारी यूनिवर्सिटी में 8 लाख 10 लाख रुपए फीस ले रहे हैं। ये हमारा IBA है, इसके अंदर 7,500 स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए आते हैं। 7,500 स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए आते हैं इसके अंदर। इनकी जो सोशल साइंस में एनरोलमेंट है 3,500 लोगों का है। इनकी पर स्टूडेंट पर सेमेस्टर फीस 3,26,000 रुपए। आपको वो बहुत अच्छा लगता होगा, मेयार तालीम भी आपके ख्याल में बेहतर होगा, लेकिन 3,26,000 रुपए एक सेमेस्टर की फीस कौन दे सकता है? एक बहुत छोटी सी अक़लियत दे सकती है सोसाइटी की। ये वो लोग नहीं हैं जिन्होंने के इंटरमीडिएट के इम्तहान में या O लेवल या A लेवल के इम्तहान में बहुत अच्छे नंबर हासिल किए हो। ये वो लोग हैं जिनकी जेब में पैसा है, जिनकी वालिदैन के पास पैसा है, वो दे रहे हैं। इसी तरह से वो लोग डॉक्टर और इंजीनियर बन रहे हैं सोसाइटी में। 90% वो लोग डॉक्टर इंजीनियर बन रहे हैं जिनकी के मेरिट नहीं बनती। सोसाइटी का जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट है मैट्रिक इंटर वाला, वो सोच नहीं सकता कि वो 3.5 लाख रुपए एक सेमेस्टर की फीस देगा, वो नहीं आ रहा। तो देखा जाए तो ये जो सिलसिला है, ये जो कॉन्सेप्ट है कि तालीम जो है वह उसी को मिलेगी जो कि उसको खरीद सकता है, ये फेल हो चुका है। इसकी वजह से इल्म का कत्ले आम हो रहा है। और ये जब तक हम लोग इस बात को समझेंगे नहीं कि तालीम रियासत की जिम्मेदारी है, तालीम कारोबार नहीं होनी चाहिए, तालीम डॉक्टर आसिम हुसैन का बिजनेस नहीं है, तालीम डॉक्टर अकबर जैदी का बिजनेस नहीं है, तालीम डॉक्टर खालिद इराकी का बिजनेस नहीं है। जब तक हम ये बात नहीं समझेंगे तब तक हम हुकूमत पे प्रेशर नहीं डाल पाएंगे। हम हमेशा हुकूमत से कहते हैं इस इदारे को बेल आउट पैकेज दे दो, उस इदारे बेल आउट पैकेज का लफ्ज कब आया है इस सोसाइटी के अंदर? 30 साल पहले जब स्टील मिल का खसारा 1 अरब रुपए हो गया तो कहा कि बेल आउट पैकेज है। स्टील मिल एक मुनाफा बख्श इदारा था, उसको इन लोगों ने तबाह कर दिया क्योंकि जो लोग स्टील इंपोर्ट करते हैं उनके लिए ये मिल चलती हुई नजर नहीं आनी चाहिए। उन्होंने इस मिल को बर्बाद किया। इसी तरह से जो प्राइवेट एयरलाइंस है उन्होंने PIA को बर्बाद कराया। और अब आप देख लें नतीजा क्या है, कितना कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट बढ़ गया है एयर ट्रैवल का। डॉक्टर साहब बजट के हवाले से बात करेंगे, बजट के हवाले से बात करें तो देखें जामिया कराची की बजट है वो अरबों रुपए में, लेकिन मसला वही है ना कि मसला हल करने का इनिशिएटिव कौन लेगा? अभी आपने जैसे कहा कि रियासत का मसला है, तालीम देना जिम्मेदारी रियासत की है, ठीक है। अब हर बात पे हम यही कहते हैं कि रियासत की ज़िम्मेदारी है, बिल्कुल रियासत की है, लेकिन इदारों की भी कुछ ज़िम्मेदारी है, इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। तो तालीमी इदारे देखें अगर आउटलेट बन गए, जैसे आपने कहा कि फ्रेंचाइज़ का रोल प्ले कर रहे हैं, जस्ट उसमें अमीर तबका ही पढ़ सकता है, गरीब तबका जो है, निचला तबका जो है वो नहीं पढ़ सकता। तो इसको ज़ाहिर मसले को हमें ही हल करना है ना। जैसे आप जैसे एकेडमिक के साइड पे बैठे हुए हैं, रिसर्चर हैं, तो आप इस पे क्या बोलेंगे कि ये मसला कैसे हल करेंगे? सोसाइटी तो हमारी दिन ब दिन देखें डाउनफॉल हो रहा है सोसाइटी का। तो नहीं देखिए मेरी बात सुनिए, देखिए तबलीगी जमात वाले एटीट्यूड छोड़ दी। ये तालीमी इदारे आम लोगों ने बर्बाद नहीं किए, ये स्टूडेंट्स ने बर्बाद नहीं किए, ये गरीब लोगों ने बर्बाद नहीं किए, ये असातिज़ा ने बर्बाद नहीं किए, ये इवन वाइस चांसलर ने भी बर्बाद नहीं किए। ये तालीमी इदारे हुकूमतों ने बर्बाद किए जिनका कहना है, आप देखते नहीं बिलावल भुट्टो को हर वक्त कहता है प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप में शुरू करें। उसका मतलब क्या है? और प्राइवेटाइजेशन बढ़ाएंगे और सरकारी इदारों की निजकारी करेंगे। और उसके बाद क्या होता है आप देखिए, आप अगर गौर करें आपको नजर आएगा ये IBA का बजट जो है इसको सालाना 1 अरब रुपए सरकार देती है, जबकि ये अपनी फीस से जो है वो 1.5-2 अरब रुपए वैसे ही जमा कर देता है। इसी तरह से SIUT है, ये अपने चंदों से 2 अरब रुपए नहीं जमा कर सकते, इनको सरकार 15 अरब रुपए सालाना देती है। ये इंडस अस्पताल है, ये अपने चंदे से 1 अरब रुपए जमा नहीं कर सकते, सरकार इनको 12 अरब रुपए सालाना दे रही है। ये सिंध हुकूमत दे रही, ये इन लोगों को दे रही है जो प्राइवेट एंटरप्राइजेज है, जिनको सरकारी होने के बावजूद SIUT सरकारी है, उसको प्राइवेट बना दिया। इंडस एक खैराती इदारा था, उसको सरकार ने अपना गोद में ले लिया।
इसी तरह से सिंध एजुकेशन फाउंडेशन के स्कूल हैं 25,000 सिंध भर में, जो प्राइवेट स्कूल है छोटे छोटे स्कूल, उनको गोद ले लिया। अब आप मुझे बताएं, जो जिस सरकार की अप्रोच ये हो कि आम आदमी को तालीम और सेहत से महरूम कर दो, उसके बाद खैराती इदारे बने, उनको अपने तौर पे गोद ले लो, वो सरकार आवाम के बारे में कहाँ सोच रही, वो तालीम के बारे में कहाँ सोच रही, सिरे से नहीं सोच रही। उसको हमें इस बात को चैलेंज करना होगा, ये अशराफिया है पीपल्स पार्टी की, ये मुस्लिम लीग की, ये पीडीआई की, ये एमक्यूएम की अशराफिया है, जिन्होंने तालीम को धंधा बनाया हुआ है, जिन्होंने सेहत को धंधा बनाया हुआ है। इसीलिए इनकी हुकूमतें प्राइवेटाइजेशन करना चाहती हैं, इसीलिए इनकी हुकूमतें यूनिवर्सिटियों के डाउनसाइजिंग करना चाहती हैं, इसीलिए फीसें बढ़ाने के ऊपर हम आपको एहतजाज के लिए इंतजार करते हैं कब हम एहतजाज करेंगे। हम ये इस सियासी नुक्ते के ऊपर सोचे ना कि हम अपने आप को क्यों मुर्द इल्जाम ठहराए। हम क्या बाख्तियार लोग हैं? हम नहीं है बाख्तियार। हम तो अपने बच्चों की फीसें पे करते रहते हैं प्राइवेट स्कूलों के अंदर। हम तो पानी प्राइवेट खरीदते हैं, हम तो बिजली प्राइवेट खरीदते हैं, हम तो गैस प्राइवेट खरीदते हैं। हमारे पास सरकार है कहाँ पर? हमारी जिंदगी में सरकार का रोल है कहाँ पर? बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें वक्त दिया, कीमती वक्त दिया अपना, और आपने बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने रखी कि एक तो हुकूमती ज़िम्मेदारी है कि तालीमी इदारों को और बेहतर बनाया जाए, और दूसरा ये कि जो प्राइवेट इदारे हैं, दूसरे आपने जो बताया कि जैसे IB है, उनको गवर्नमेंट हुकूमत जो है 1 अरब देती है सालाना, और 1 अरब वो अपनी फीसेस से कलेक्ट करते हैं। तो उसी वजह से देखें कुछ इदारे ऐसे हैं हमारे तालीमी इदारे जो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं और उसमें काफ़ी लोग मतलब पार्टिसिपेट कर रहे हैं। दूसरे इदारे ऐसे हैं कि जिनको कोई नहीं पूछता, बिल्कुल लावारिस इदारे हैं। जैसे जामिया कराची का मैंने आपको बताया, जिक्र किया, तो वो उसी हवाले से हमने बात की। और हमारे साथ जो मेहमान थे वो डॉक्टर रियाज थे, वो केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के हैं और सिंडिकेट के मेंबर भी हैं। उन्होंने ये कहा कि देखें, ये सारी रियासत की ज़िम्मेदारी है, हुकूमती ज़िम्मेदारी है कि इदारों को बेहतर बनाया जाए। ज़ाहिर है इदारे हुकूमत ने बनाए हैं तो उनको ही बेहतर करना होगा। बात हुई बेल आउट पैकेज की, तो उन्होंने कहा ये भी हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। नाज़रीन, यहाँ पे हम लेंगे एक मुख्तसर सा ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन, हम बात कर रहे थे कि तालीमी निज़ाम को कैसे बेहतर बनाया जाए, और जो हमारा मेन मकसद था, जो हमारा आज का मौजू है, वो जामिया कराची के हवाले से हम बात कर रहे थे। हमारे साथ डॉक्टर रियाज थे पहले, जो सिंडिकेट के मेंबर थे। उन्होंने कहा कि ये सारी ज़िम्मेदारी जो है रियासत की है, हुकूमत ही की है। जो भी मतलब हुकूमती इदारे हैं, ज़ाहिर इदारे हुकूमत ने बनाए तो उनकी ज़िम्मेदारी है, उनका ये कहना था। अब हमारे साथ मौजूद है इसी मौजू पे कि जो जामिया कराची में अभी तलबा के साथ जो इशू हुआ है, मसला हुआ है कि तकरीबन 16,500 ऐसे तलबा हैं जो ड्यूज़ क्लियर नहीं कर सके। कोविड से लेकर अभी तक 4 सालों में उनको ना एडमिट कार्ड जारी किए जा रहे हैं और ना ही उनको इम्तिहान में बैठने की इजाज़त दी जा रही है। अभी हमारे साथ डॉक्टर रियाज शेख मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे, जो डीन ऑफ फैकल्टी सोशल साइंस ज़ैबेस्ट के हैं। अब उनसे हम बात करेंगे। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, ये देखें हमारा जो मौजू है उस पर हम बात करेंगे कि जामिया कराची के हवाले से देखें, आप भी काफ़ी सोशल रहे, पॉलिटिकल एक्टिव भी रहे, और ये जामिया कराची का जो मसला है 16,500 जो तलबा है उसमें से तकरीबन 40% जो है तलबा ड्यूज़ क्लियर कर चुके हैं, वो भी इवनिंग शिफ्ट वालों ने, क्योंकि वो फाइनेंस पे होता है। आपको पता है कि वो इवनिंग शिफ्ट वाले जो फाइनेंस पे जाते हैं, सेल्फ फाइनेंस पे। तो देखें, ये तो मसला है 2 अरब से ज़्यादा मालियत का जो है ड्यूज़ क्लियर नहीं हुए, और वो जो तलबा जामिया कराची में आते हैं वो बिल्कुल लोअर क्लास या मिडिल अपर क्लास से जाते हैं। तो आप इस चीज़ को कैसे देखेंगे कि ये मसला 4 सालों में अभी सामने आया हमारे, और इसका हल क्या है? मतलब कराची यूनिवर्सिटी को आप देखेंगे तो यहाँ पे ना ट्रांसपोर्ट का निज़ाम सही है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर सही है, ना ही कोई फैसिलिटी है। ऊपर से ये मसला फीसिस का, ड्यूज़ का आ गया, तो ये डिफ़ॉल्ट होने का जो खतरा है, इसको आप कैसे देखेंगे? अच्छा देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो फीस की सूरत हाल है, ये पिछले 4 साल में आई। 4 साल का मतलब ये कि पोस्ट कोविड में, पोस्ट कोविड में आपको पता है कि पूरी दुनिया में जिस किस्म की जॉब एम्प्लॉयमेंट गई, सब कुछ गई, वो अभी तक रिकवर नहीं हुआ। और पाकिस्तान की इकॉनमी तो आपको पता है डिपेंडेंट इकॉनमी है। तो 4 साल में जो डैमेज हुआ है ये इकॉनमी को, उसका नतीजा ये है कि पेरेंट्स अनएम्प्लॉयड हुए। जब पेरेंट्स अनएम्प्लॉयड हुए तो वह बच्चे की फीस देने के काबिल नहीं हुए। दूसरा जो उसका इशू है वो इशू ये है कि इस वक्त जो पाकिस्तान की अपनी फाइनेंशियल हालत है, IMF पिछले 2 प्रोग्राम्स में, जो 2022 में हुआ और जो अभी हुआ है, दोनों के अंदर
IMF ने कहा है कि भाई एजुकेशन जो है प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, फेडरल गवर्नमेंट इस पर कोई एक्सपेंडिचर न करे, आप प्रोविंसेस को ट्रांसफर करें। वो बहुत डंडा उठाया हुआ। इसीलिए HSC का ना कोई फंड बढ़ा। HSC का फंड वही रहा जो कि आज से 4 साल पहले का था। इसका मतलब है कि HSC फंड देने के काबिल नहीं। जबकि प्रोविंसेस के अंदर जो यूनिवर्सिटीज है वो बगैर किसी जो है फिजिबिलिटी से, बगैर किसी उससे, मैं सॉरी टू से बात कहूँगा कि जिस तरह पॉलिटिकल ब्राइब पहले दूसरे इदारों में दिया जाता था पॉलिटिशियंस को, इनको, तो इसी तरह एजुकेशन और यूनिवर्सिटीज भी एक पॉलिटिकल ब्राइब बन गई विदाउट एनी फिजिबिलिटी। हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपने 2-2 यूनिवर्सिटीज बना दी, बिल्डिंग खड़ी, उसके अंदर करप्शन हुई, और उसके बाद ये नहीं सोचा गया कि ये आगे जाके रन कैसे करेंगी, इनका एक्सपेंडिचर कैसे निकलेगा। इसीलिए अभी ये रिपोर्ट आई है कि KP गवर्नमेंट तो पहले ही 7 यूनिवर्सिटीज़ को जो है वो क्लोज करने के चक्कर में है, और अल्टीमेटली क्योंकि सिंध को अभी तक कुछ NFC से पैसा मिल रहा है, जिस दिन वो ब्लॉक होगा तो अल्टीमेटली सिंध भी उस स्टेज पर आ जाएगा कि हम भी ये अफोर्ड नहीं कर सकते। तो मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ा एक लार्जर इशू है, जिस पर अच्छा हुआ कि आपने प्रोग्राम किया है। इसको सीरियस डिबेट में लाना चाहिए कि ये जाके आगे चीज़ें होगी किस तरह से। बिल्कुल डॉक्टर साहब, देखें जैसे आपने कहा कि ये पोस्ट कोविड से लेकर इशू चल रहा है, अभी तक ये ज़ाहिर है उसके फाइनेंशियल इफ़ेक्ट्स होते हैं हर माशरे पे, हर इदारे पे। और जैसे हम IMF की तरफ जाते हैं लोन लेने, वो भी बेल आउट होती है हमारी, जैसे फाइनेंशियली टर्म्स में बोलते हैं उसको बेल आउट, मतलब कि IMF ने करवा दिया। अब ये जो तालीमी इदारे हैं, हम उनकी भी सूरत हाल यही बन रही है कि हम उनका भी बेल आउट करवाएंगे हुकूमती सतह पर। और दूसरी बात के प्रोफेशनल सब्जेक्ट है बिल्कुल तालीम, तो सिंध हुकूमत की तरफ से देखें कि ये मसला किसी और यूनिवर्सिटी में नहीं हुआ। मतलब डॉक्टर फ़तेह मोहम्मद बुरफत से हमारी बात हुई, जो वाइस चांसलर रह चुके हैं साहब सिंध यूनिवर्सिटी के, उन्होंने कहा कि ये सारी सूरत हाल सिंध यूनिवर्सिटी में भी है, लेकिन ये ड्यूज़ का मसला तो सिर्फ जामिया कराची में ही सामने आया है। तो एक तो प्राइवेट इदारे हैं, दूसरे हैं सरकारी इदारे। तो अब इनका जो हम देखेंगे तो एक तो आउटलेट्स कहते हैं कि मतलब वो आउटलेट बने हुए हैं, मतलब जो प्राइवेट इदारे हैं उनकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सरकारी इदारों की तरफ कोई नहीं देखता, वो ऐसे ही बंद होते जाएंगे। जैसे आपने कहा कि KP ने डिसाइड किया है, खैबर पख्तूनख्वा के वो 5 यूनिवर्सिटियाँ बंद करेगा, तो सूरत हाल इसी तरफ जा रही है। मैं आपको अर्ज करूँ दूसरा, देखें पाकिस्तान का जो हायर एजुकेशन का मॉडल है ना, उसके अंदर अपना डिफेक्टिव है। मैं पहले भी 10 बार HSC को ये बात कर चुका हूँ। जब वेस्ट में है, वेस्ट में हायर एजुकेशन बहुत कम होती है इस किस्म की जो जनरल एजुकेशन है, उसकी जगह पे टेक्निकल एजुकेशन ज़्यादा होती है। टेक्निकल एजुकेशन के बाद क्योंकि 18 साल के बाद जो स्टूडेंट आगे पढ़ना चाहता है, फैमिली उस पर से हाथ उठा लेती है, वो खुद अपनी एजुकेशन सपोर्ट करते हैं, स्कॉलरशिप लेते हैं, थिंक टैंक से लेते हैं, और उसके बाद वो एजुकेशन पढ़ते हैं, सपोर्ट भी लेते हैं, और फिर अल्टीमेटली वो जाके लोन लेने के बाद पेमेंट भी करते हैं, और एजुकेशन वो हासिल भी वो करते हैं जो कि उनको आके फ्यूचर। हमारे मुल्क में एजुकेशन डायरेक्शन लेस है। आप मुझे बताएं, हर मेडिकल एजुकेशन है, मैं आपको बताऊं डाउन यूनिवर्सिटी का आपने नाम सुना? जी बिल्कुल। टॉप उसने BBA शुरू कर दिया। आप मुझे बताएं वो MBA करवा रहा है, किस लिए करवा रहा है? वो तो हेल्थ के अंदर एक्सपर्टी करता। इसी तरह जिना जो हॉस्पिटल जिना यूनिवर्सिटी, उसने किस हिसाब से BBA और जो MBA शुरू कर दिए। तो प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम पर आपको बैठ के डिस्कस करना पड़ेगा। पाकिस्तान का जो पूरा फाइनेंशियल क्राइसिस है वो अनबियरेबल होता जा रहा है, वो हर स्टेज पर अनबियरेबल है। तो अल्टीमेटली एजुकेशन, हेल्थ, वो सब उससे मुतासिर होंगे। इस पर मेरे ख्याल में ये जो आपने इनिशिएटिव लिया है, इस पर एक सीरियस डिबेट करें, जिसमें बहुत सारी चीज़ें जो है आपके सामने, हमारे सामने आएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर रियाज शेख साहब। आप हमें बता रहे थे कि जैसे मतलब सूरत हाल आपके सामने है कि नाजरीन के मुआशी सूरत हाल की वजह से सारे मसाइल हुए हैं, जामिया कराची हो या कोई भी सूबा हो। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि KP में 5 यूनिवर्सिटियाँ बंद करने का सोचा है, फैसला किया गया है। तो ये सारी सूरत हाल इस मुआशी सूरत हाल की वजह से जन्म लिया है। नाजरीन, हम अब जाएंगे, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, मिलते हैं मुख्तसर ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, हम बात कर रहे थे डॉक्टर रियाज शेख साहब से, जो फैकल्टी डीन है सोशल साइंस के ज़ेबस के। वो बात कर रहे थे तालीमी हवाले से कि फ़ाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से ये मामला उठा है। नाजरीन, अब हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो हैं डॉक्टर मोनिस अमर हैं, वो डीन ऑफ फैकल्टी सोशल साइंस
कराची यूनिवर्सिटी के रह चुके हैं और प्रोफेसर हेड ऑफ डिपार्टमेंट इंटरनेशनल रिलेशन की भी रह चुके हैं। नाज़रीन, हम उनसे बात करेंगे इसी हवाले से। जी डॉक्टर मोनिस अमर साहब, इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि जामिया कराची में जो मसला हुआ है 16,500 तलबा का और बेल आउट पैकेज की बातें हो रही हैं कि बेल आउट पैकेज कैसे दिया जाए, इस मसले को आप कैसे देखेंगे? बेशक ये एक बहुत ही गंभीर मसला है और ये कोई नया नहीं है। हालांकि इसकी शिद्दत में हालिया 4 बरसों में काफ़ी इजाफा हुआ है। मुझे याद है कि आज से कोई तकरीबन 10 साल पहले, 10 साल पहले जब मैं डीन था, तो उस वक्त खैसर साहब जो थे, डॉक्टर मोहम्मद खैसर, वो वाइस चांसलर थे। तो मेरी जब उनसे मुलाकात होती थी तो वो ये कहते थे कि सुबह दफ्तर में जब वो आते थे, तो सबसे पहले वो चेक करते थे कि ये जो स्टूडेंट्स की जो फीसें हैं, हर तरह की फ़ीस, जिसमें एडमिशन फ़ी, एग्ज़ामिनेशन फ़ी, ये जो फीसें होती हैं, तो उसमें रिकवरी कितनी हुई है। तो उस ज़माने में रजिस्ट्रार जो थे वो मौज़म अली ख़ान साहब थे और ये दोनों मिलके डीएफ के साथ और चीफ अकाउंटेंट के साथ इनकी मीटिंग्स होती थी कि डिफ़ॉल्टर्स नहीं होने चाहिए, और वो उसमें कामयाब हो गए, काफ़ी हद तक कामयाब हो गए, क्योंकि उनका ये दावा था उस ज़माने में कि जो स्टूडेंट्स जो फीस जिन्होंने नहीं दी, तो उनको वो लेटर इशू करते थे, और फिर इसके अलावा ये कि वो एग्ज़ाम में नहीं बैठ सकते हैं। तो उस वक्त तो इम्प्लीमेंट हो रहा था। तो अब ज़ाहिर है कि सिचुएशन जो है वो इतनी तशवीशनाक कैसे हो गई कि आज से 8 साल पहले, 6 साल पहले ऐसी कोई बात ही नहीं, इस तरह की कोई शिद्दत नहीं थी इस चीज़ में कि जैसे अभी 16,000 कुछ स्टूडेंट्स ने जो हैं वो फीसें जो हैं, एडमिशन एग्जामिनेशन फ़ी जो है और बाकी फ़ीसें, एडमिशन फ़ी और पता नहीं कौन कौन सी फ़ीसें जो होती हैं, वो 2.1 बिलियन रुपए की अदा नहीं की। तो ये मेरे ख्याल में बहुत ही लापरवाही, जिसको कहना चाहिए स्लॉपीनेस और केयरलेसनेस है यूनिवर्सिटी की निज़ामिया की तरफ से, कि उसको ख्याल नहीं था कि पिछले कुछ सालों से, 4-5 साल से ये हो रहा है, और उन्होंने उस वक्त क्यों नहीं उसको सीरियसली लिया। और अब एक मीटिंग करके और फिर वो कहते हैं जनाब आपके स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने 2.1 बिलियन रुपए या 2 बिलियन रुपए 2.2 बिलियन रुपए की फीसें दी थी, और हम उनको इम्तिहान में नहीं बैठे देंगे, हम उनको एडमिट कार्ड नहीं देंगे, ये नहीं करेंगे, वो करेंगे। इन हज़ारों तलबा का बेल आउट कौन करेगा? फिर ये डाल देंगे गवर्नमेंट पे कि गवर्नमेंट जो है वो बेल आउट पे। कराची यूनिवर्सिटी का तो वैसे ही हाल जो है वो बहुत ही, इंफ्रास्ट्रक्चर को आप देख लें, उसकी लाइब्रेरीज को देख लें, ट्रांसपोर्ट सिस्टम देख लें, सड़कों का हाल देख लें, लेबॉर्ट्रीज का देख लें, इमारतों का हाल देख लें, वो तो बोसीदा हो गई हैं, ख़त्म हो गई हैं। तो वो तो अरबों रुपए का। तो सवाल ये है कि आप अपने रिसोर्सेज भी तो जनरेट करें और अपना काम भी तो करें, अपना होमवर्क भी तो करें। ये थोड़ी कि सिर्फ गवर्नमेंट पे जो है वो, ठीक है रियासत की जिम्मेदारी होती है, मगर अपने अखराजात भी तो कम करें। और अगर कहीं लीकेजेस हो रही है, कहीं करप्शन है, कहीं कुछ है, तो उसको उसको भी तो आप देखें कि उसकी वजह से तो ऐसा तो नहीं कि यूनिवर्सिटी को जो है खसारा हो रहा है। डॉक्टर साहब देखें, बात हो रही है बेल आउट पैकेज की, आपने बहुत ज़बरदस्त बातें की कि ये मसला जो है कराची यूनिवर्सिटी का बहुत पुराने अरसे से चल रहा है, बहुत टाइम से चल रहा है, और ट्रांसपोर्ट का इशू आपने बताया, और लेबॉर्ट्रीज़ का और लाइब्रेरीज़ का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल तबाह है। बिल्कुल आपने सही बातें की और इस बात से मुत्तफिक है, लेकिन ये बेल आउट पैकेज है, ये कौन देगा? अब किसकी ज़िम्मेदारी है? मतलब हमारे तालीमी इदारे इस सूरत हाल पर पहुँचे हैं कि अब उनको बेल आउट पैकेज की ज़रूरत है। जैसे IMF से हम बेल आउट पैकेज लेते हैं, वैसे हमारे तालीमी इदारों को भी बेल आउट पैकेज की ज़रूरत है। तो उसकी वजूहत क्या हैं? बेल आउट पैकेज कौन देगा इन इदारों को? जी, इंतज़ामिया तो दावा कर सकती है कि उसने जो है वो जो ड्यूज़ थे, स्टूडेंट्स के ड्यूज़ थे, उनको मौका दिया, मौक़े दिए कि वो ज़ाया कि वो वाजिबात जो है वो दे दें, पे कर दें, मगर उन्होंने नहीं किया। तो उसका तो मतलब ये है कि यूनिवर्सिटी की रिट ही नहीं है। यूनिवर्सिटी की एडमिनिस्ट्रेशन की रिट तो होनी चाहिए कि जब आप किसी को एडमिशन देते हैं तो एक मुआहदा होता है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो क्लासें लेंगे, वो सीरियसली पढ़ाई करेंगे, और फिर इसके अलावा वो फीसें भी देंगे। अच्छा, यहाँ पे एक तज़ाद मुझे नज़र आ रहा है कि इतनी बड़ी तादाद में 16,000 के करीब स्टूडेंट्स ने फीसें नहीं दी, तो यूनिवर्सिटी की निज़ामिया ये भी दावा करती है कि
कई हज़ार के करीब या कई सौ से ज़्यादा जो है, हज़ार से ज़्यादा तो होंगे मुझे याद है, कि उनकी फ्रीशिप होती है या उनको उनकी जो फीस माफ़ की जाती है अगर वो माशी तौर पे उनके घर वाले जो हैं या जो भी हैं वो इस काबिल नहीं हो कि फ़ीस जमा करें। और उनके तो बाकायदा इंटरव्यूज होते थे, उनके सबूत जो है वो मांगे जाते थे कि आपके जो वालिद हैं या वालिदा उनकी आमदनी कितनी है, उसी हिसाब से फैसला किया जाता था। उसका अलग एक डिपार्टमेंट था, या हो सकता भी हो। तो वो लोग जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए तो वैसे भी एक कुशन दिया गया है, उनके लिए तो मौक़े दिए गए हैं कि उनको फ्रीशिप हो जाती है, उनकी फीसें कम हो जाती हैं। तो ये लोग जो है 16,000 के करीब, इसका मतलब ये है कि ये वो लोग हैं जो कि अफोर्ड कर सकते थे, उन्होंने फीस अदा नहीं की। और वाजिबात, अब वो कहते हैं कि फैसला किया गया है कि सिर्फ शाम के प्रोग्राम के तलबा जिन्होंने अपने तमाम वाजिबात को क्लियर कर दिया उन्हें एडमिट कार्ड मिलेंगे, तो सुबह वालों को क्यों नहीं मिलेंगे? ये तो अजीब सी बात है कि शाम के जो इवनिंग के जो प्रोग्राम्स हैं बड़े लुक्रेटिव होते हैं, बड़ा इनसे मुझे मेरे ख्याल में जो यूनिवर्सिटी की आमदनी का 50% से ज़्यादा जो है वो सिर्फ स्टूडेंट्स के जो एडमिशन्स होते हैं, एग्जामिनेशंस होते हैं, वहाँ से वो अपने खर्चात पूरे करते हैं, अराउंड 50%। ये तो सेनेट की मीटिंग में पता चल जाएगा कि उसमें जब जो डिटेल्स आती हैं कि फेडरल एचएससी ने कितनी ग्रांट दी, प्रोविंशियल एचएससी ने कितनी ग्रांट दी, यूनिवर्सिटी के अपने रिसोर्सेज कितने। तो अब ये कहते हैं कि सिर्फ शाम के प्रोग्राम के तलबा जिन्होंने अपने तमाम वाजिबात को क्लियर कर दिया उन्हें एडमिट कार्ड मिलेंगे और उन्हें इम्तहानात में जो है वो शिरकत की इजाज़त दी जाएगी। तो बाकी अब आप खुद आपके सवाल में है कि बाकी हज़ारों तलबा का क्या होगा। तो मकसद ये कहने का है कि ये इनको पहले ख्याल नहीं आया था कि 2.2 बिलियन रुपए जो है वो स्टूडेंट्स ने पे नहीं किए। और उसमें एक परसेप्शन ये है, एक सोच ये है कि कोई मिली भगत तो नहीं है। मिली भगत का मतलब ये है कि जो फाइनेंस का जो इदारा है वो या जो बाकी जो रिलेटेड जो इदारे हैं, तो स्टूडेंट्स ये कहा जाता है कि स्टूडेंट्स ने फीस तो पे की थी तो फिर उनको रसीदें नहीं दी गई या रसीदें जारी दी गई। मुझे नहीं पता कि कहाँ तक सही है, मगर कुछ ना कुछ तो होगा जिसको कवर अप करने की कोशिश की जा रही है। अब मुझे नहीं पता कि यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध का जो जामशोरो कैंपस है या बाकी कैंपसेस हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध के, और इसके अलावा शालादीफ यूनिवर्सिटी है और बेशुमार यूनिवर्सिटीज़ जो हैं सिंध में, तो उनमें क्या सिचुएशन है, आई डोंट नो अबाउट इट, कि वहाँ पे उनका कोई बेल आउट पैकेज है या नहीं है। मगर कराची यूनिवर्सिटी का तो अजीब सी बात है कि 40,000 के करीब वो कहते हैं स्टूडेंट्स हैं, तो 40,000 में से अगर 16,000 ने फीसें जमा नहीं कराई तो ये तो तकरीबन 35% बनता है, जो कि बहुत ही मेरे ख्याल में तशवीशनाक सूरत हाल है। अब ये बेल आउट पैकेज, ये कहना जनाब कि किसी ने अपने इंटरव्यू में कहा कि आप मुझे कोट ना करें, और जो एक सीनियर टीचर है उन्होंने कहा कि इससे स्टूडेंट्स का नुकसान होगा कि अगर उनको इम्तिहानात में बैठने नहीं दिया गया। तो अब सवाल ये है कि उन स्टूडेंट्स को भी तो सोचना चाहिए ना, जो स्टूडेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते, जिनका मैंने पहले ही बताया था, उनके लिए तो मौक़े हैं कि वो अप्लाई करें और उनकी फ़ीस माफ़ हो जाती है और वो सबूत पेश करें, झूठ नहीं बोलें, सबूत पेश करें कि भाई कि उनके जो घर की जो वालिदैन है या वालिद है या वालिदा जो भी इनकम है वो इतनी है नहीं है, तो वो तो हो जाता है। तो ये मेरे ख्याल में पूरा मिसमैनेज हुआ है। और बेल आउट पैकेज क्यों दे कोई, यानी नाअहलियत की वजह से आप फीसें जो हैं वो कलेक्ट नहीं कर सके और ये मसला जो है वो गमगीर हो गया, फिर आप एक मीटिंग करते हैं और उसमें कहते हैं भाई कि ये अब मैं क्या करूं कि 2.2 अरब रुपए जो है वो फंसे हुए हैं यूनिवर्सिटी के। तो अब जो होना था वो तो हो गया, मगर अब सवाल ये कि पॉलिसी जो है, इसमें मैंने कहा था कि जब खैसर साहब वाइस चांसलर थे आज से 10 साल पहले, तो वो बकौल उनके वो सबसे पहले काम ये करते थे, सुबह आके ऑफिस में आके कि वो चेक करते थे कि कितने कोई डिफॉल्टर तो नहीं है कि स्टूडेंट्स ने फीस जमा कराई, चाहे वो एडमिशन फ़ी हो, एग्जामिनेशन फ़ी हो, कोई भी फीस हो,
तो जब उस वक्त ऐसा होता था तो अब क्यों नहीं हो रहा है। नाज़रीन, डॉक्टर मोनिस अमर हमारे साथ मौजूद थे, बात कर रहे थे कि कराची यूनिवर्सिटी जामिया कराची को इस मसले से कैसे निकाला जा सके, क्योंकि ये एक संगीन मसला है। 16,500 जो तलबा है वो इस मसले में फंसे हुए हैं, क्योंकि ये फीसिस का मसला है, ड्यूज़ क्लियर नहीं हुए। पोस्ट कोविड-19 से ये मसला अभी तक चल रहा है। जामिया कराची में तकरीबन 16,500 जो मॉर्निंग शिफ्ट के और इवनिंग शिफ्ट के तलबा हैं। इवनिंग शिफ्ट के तलबा ने तो 40% जो है फीसिस ड्यूज़ क्लियर कर चुके हैं, लेकिन अभी तक 8,500 तलबा ऐसे हैं जो ये फीसिस ड्यूज़ क्लियर नहीं कर सकते। उसको बेल आउट पैकेज देने की ज़रूरत है। अब वो बेल आउट पैकेज कौन देगा, सिंध गवर्नमेंट देगी या और कोई इदारा देगा, इस पे हम बात कर रहे थे डॉक्टर मोनिस अमर से। नाज़रीन, यहाँ पर हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मिलेंगे, प्रोग्राम आबाद सिंध में। अल्लाह हाफ़िज़। आपका मेज़बान आसिफ थेबू।